Hello students, so this is the second video of chapter number 4 agriculture of class 8. So in this video we will start from commercial farming. तो ये फार्मिंग का फर्स्ट टाइप हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सेकंड टाइप है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग मीन्स अपने साथ साथ अदर पीपल्स के लिए भी करना। ये जो फार्मिंग होती है ये ट्रेडिंग पर्पज़ से होती है, ये कमर्शियल पर्पज़ से होती है, मार्केट में सेल करने के लिए की जाती है। तो कमर्शियल फार्मिंग एक बहुत बड़ी लैंड पे की जाती है। इसके लिए कैपिटल यानी पैसा भी ज़्यादा अमाउंट में चाहिए है। इसके लिए लेबर्स की भी नीड होती है, न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन्स की नीड होती है। तो ये जो कमर्शियल फार्मिंग है इसे फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट में: कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो फर्स्ट हम देखते हैं कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग ये कमर्शियल पर्पस के लिए ही होती है। मेनली जो इसमें क्रॉप ग्रो की जाती हैं वो होती हैं हमारी वीट एंड मेज। और ये जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है ये मेनली कहाँ की जाती है? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया के टेम्परेट ग्रासलैंड्स में मेनली प्रैक्टिस की जाती है, क्योंकि ये एरियाज़ जो हैं ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है यानी थिनली पॉपुलेटेड हैं। यहाँ पॉपुलेशन कम होती है जबकि बहुत बड़े बड़े फार्म्स बने होते हैं। 100 एकर्स में, 100 हेक्टेयर्स में फार्म बने होते हैं। तो यहाँ पे ये कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है क्योंकि इसके लिए ज़्यादा लैंड की नीड होती है। नेक्स्ट हम आते हैं सेकेंड टाइप मिक्स्ड फार्मिंग में। मिक्स्ड फार्मिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये मिक्स फार्मिंग होती है। इसमें फूड एंड फोडर बोथ क्रॉप्स मिक्स करके ग्रो की जाती हैं। फूड जो हम लोग खाते हैं एंड फोडर फूड ऑफ एनिमल, जो एनिमल खाते हैं उसे हम कहते हैं फोडर क्रॉप। तो मिक्स्ड फार्मिंग में फूड एंड फोडर दोनों क्रॉप मिक्स करके लगाई जाती हैं। ये मेनली प्रैक्टिस किया जाता है यूरोप में, फिर हमारा ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना में, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका में। तो कमर्शियल फार्मिंग के थर्ड टाइप में हम आते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन एक ऐसे टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें एक सिंगल क्रॉप लार्ज अमाउंट में ग्रो की जाती है। बहुत बड़ी लैंड पे बहुत बड़े अमाउंट में ग्रो की जाती है, लाइक टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना एंड कॉटन। ये सब प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मीन्स एक ही सिंगल क्रॉप बहुत बड़े अमाउंट में जब ग्रो की जाती है, दिस इज़ कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और ये कमर्शियल फार्मिंग का एक टाइप है। इसमें हमें पैसा ज़्यादा चाहिए होता है, फिर लैंड ज़्यादा चाहिए है, इसके लिए लेबर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो किया जाता है उसके लिए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हमें बहुत अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अमाउंट में ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो इनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लाने ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जो मेजर प्लांटेशन क्रॉप्स हैं वो मेनली हमारे किस किस रीजन में होती हैं वर्ल्ड में? जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वर्ल्ड के, वहाँ मेनली ये ग्रो की जाती हैं। जैसे कि रबर हमारी मलेशिया में, फिर कॉफ़ी ब्राज़ील में, इंडिया में टी, और श्रीलंका में भी टी ग्रो की जाती है एज अ प्लांटेशन क्रॉप। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं मेजर क्रॉप्स। जो मेजर क्रॉप्स हमारी हैं जो ग्रो की जाती हैं वो वीट, राइस, मेज़, मिलेट्स। इसके अलावा कुछ फाइबर क्रॉप्स हैं लाइक जूट एंड कॉटन। इसके अलावा कुछ बेवरेजेस क्रॉप्स भी हैं लाइक टी एंड कॉफ़ी। बेवरेजेस क्रॉप्स जो एज ए ड्रिंक यूज़ की जाती हैं। तो फर्स्ट क्रॉप हम देखते हैं राइस। राइस पूरे वर्ल्ड की ही एक मेजर फूड क्रॉप है। पूरे वर्ल्ड में राइस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एज अ फूड। ये स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन की। राइस के लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस की नीड है, जैसे कि राइस के लिए हाई टेम्परेचर हमें चाहिए है, हाई ह्यूमिडिटी की नीड होती है एंड रेनफॉल की। रेनफॉल इसमें मोर देन 100 सेंटीमीटर एनुअली चाहिए है। इसके लिए जो सॉइल होती है सबसे बेस्ट सॉइल एलुवियल क्ले सॉइल होती है। ये इस सॉइल क्या करती है, अपने अंदर वाटर को रिटेन करके रखती है, अपने अंदर रोक के रखती है, जो कि राइस क्रॉप को ग्रो करने के लिए बहुत बेस्ट है। तो इसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर है राइस का, वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इस चाइना। इसके बाद हमारे इंडिया, जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट आ जाते हैं। तो इसकी जो फेवरेबल कंडीशंस है वो इंडिया में वेस्ट बंगाल में भी अच्छी फेवरेबल कंडीशंस हैं। तो वेस्ट बंगाल में भी राइस बहुत अच्छे अमाउंट में ग्रो किया जाता है।
सो नेक्स्ट हम आते हैं वीट में। वीट भी एक मेजर फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में ही। तो वीट के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें चाहिए हैं वो मॉडरेट टेम्परेचर की नीड होती है और मॉडरेट रेनफॉल की नीड होती है। जब ये ग्रो किया जाता है उस टाइम पे मॉडरेट टेम्परेचर, लेकिन जब इसका हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, इसकी राइपनिंग के टाइम पे हमें ब्राइट सनशाइन, बहुत तेज़ सनशाइन की नीड होती है जिससे कि ये पक जाता है। ये मेनली लॉमी सॉइल होती है, वो वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, उसी सॉइल में ये ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। और वीट वर्ल्ड में यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में ग्रो किया जाता है। इंडिया में ये विंटर सीजन में ग्रो होता है। सो नेक्स्ट क्रॉप में हम आते हैं मिलेट्स। मिलेट्स दे आर ऑल्सो नोन एज कॉर्स ग्रेन। कॉर्स ग्रेन्स मतलब द ग्रेन यूज्ड एज फूड एंड फोडर बोथ। So coarse grain is grass bearing grains and used as food as well as fodder. Fodder means the food of animals. ओके तो ये मेनली इसके लिए ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की नीड नहीं होती है, या लेस फर्टाइल सॉइल में भी अच्छे से ग्रो होती है और सैंडी सॉइल में भी अच्छे से ग्रो हो जाती है। इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें चाहिए हैं, रेनफॉल बहुत कम की नीड होती है, जबकि टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर की नीड इसके लिए हमें होती है। और रेनफॉल बहुत कम, उसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल की नीड नहीं होती है। तो ये जो मिलेट्स हैं इसमें मेनली कौन कौन सी हमारी आ जाएंगी, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब इंडिया में मिलेट्स ग्रो की जाती हैं। इसके अलावा अदर कुछ कंट्रीज़ में भी होती हैं लाइक नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। सो नेक्स्ट क्रॉप में हम आते हैं मेज़। मेज़ के लिए कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। मेज़ के लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें चाहिए मॉडरेट टेम्परेचर, यानी कि ना ज़्यादा और ना ही कम। इसके लिए रेनफॉल भी हमें मॉडरेट चाहिए है, बट सनशाइन इसके लिए ज़्यादा चाहिए है, गर्मी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ये वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है। तो मेज़ जो है वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको में मेनली ग्रो की जाती है। तो जो हम कॉर्न यूज़ करते हैं, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, वो कॉर्न जिसे हम भुट्टा भी कहते हैं वही मेज़ होती है। तो नेक्स्ट क्रॉप में हम आते हैं कॉटन। कॉटन एक फाइबर क्रॉप है। कॉटन को क्लॉथ में यूज़ किया जाता है। कॉटन के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर होती हैं उसके लिए हाई टेम्परेचर हमें चाहिए है, रेनफॉल थोड़ी कम की नीड होती है। इसके अलावा एक मेन इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ये है कि 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की नीड इसके लिए होती है। लाइक उसमें कुछ ओस नहीं गिरनी चाहिए है, उसमें कुछ बर्फ़ नहीं गिरनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होनी चाहिए है। तो 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज की नीड होती है और ब्राइट सनशाइन की नीड होती है इसकी ग्रोथ के लिए। ये मेनली ब्लैक सॉइल एंड एलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो की जाती है। और कॉटन वर्ल्ड में चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान एंड इजिप्ट में ग्रो किया जाता है। ये कॉटन के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। इंडिया में जो कॉटन है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, जिससे फिर हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंडर में जो मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं और हमारे लिए शर्ट, पैंट, टी शर्ट्स एक्सेट्रा ये सब प्रोडक्ट बनाती हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जूट में। जूट इज़ ऑल्सो अ फाइबर क्रॉप एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ये मेनली एलुवियल सॉइल में अच्छे से ग्रो होती है। इसके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर होती हैं वो हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की नीड होती है। ये क्रॉप ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा ग्रो की जाती है और इंडिया एंड बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर हैं, यानी वर्ल्ड में इंडिया और बांग्लादेश में जूट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो किया जाता है। सो नेक्स्ट क्रॉप में हम आते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी के लिए वार्म एंड वेट क्लाइमेट की नीड होती है। ये वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल में अच्छे से ग्रो होता है। जहाँ पे जिस एरियाज़ में हिली स्लॉप्स होते हैं, लाइक जो भी हिली एरियाज़ हैं उनमें देखना स्लॉप्स बने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सुटेबल हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बेस्ट होते हैं कॉफ़ी की प्लांटेशन के लिए। ये एक प्लांटेशन क्रॉप है।
ब्राज़ील पूरे वर्ल्ड में लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉफ़ी के लिए, यानी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इज़ ब्राज़ील। इसके बाद फिर हमारा कोलंबिया एंड इंडिया। सो इंडिया में जो कॉफ़ी ग्रो की जाती है वो पहले कर्नाटका में ही की जाती थी, लेकिन अब तमिलनाडु में भी थोड़ी सी होने लगी है, बट मेनली जो इंडिया में कॉफ़ी ग्रो की जाती है वो कर्नाटका में ही की जाती है। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्रॉप, टी। टी इज अ बेवरेज क्रॉप, means it is used as a drink and it is a plantation crop। प्लांटेशन क्रॉप मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक सिंगल क्रॉप को लार्ज अमाउंट में ग्रो किया जाता है, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन क्रॉप। सो टी इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप। इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशंस हमें चाहिए है कूल क्लाइमेट, ओके, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड, हाई रेनफॉल की नीड होती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हमें ज़्यादा रेनफॉल की नीड होती है टी की ग्रोथ के लिए। कॉफ़ी की तरह ही इसके लिए भी जो हिली स्लॉप्स होते हैं, स्लॉप्स में ये ज़्यादा अच्छे से होती है। एक चीज़ तुम देखना, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ऐसे स्लॉप्स, ऐसे सीढ़ियाँ टाइप बनी होती है स्टेयर्स जैसे, तो ये जो टी प्लांटेशन है ये ऐसे एरियाज़ में ही मेनली किया जाता है। इसके लिए वेल ड्रेन्ड लॉमी सॉइल की नीड होती है जिसमें ये अच्छे से ग्रो होता है। अब ये प्लांटेशन क्रॉप है यानी कि बहुत लार्ज अमाउंट में ग्रो की जाती है, तो इसके लिए लेबर भी लार्ज नंबर में ही चाहिए होते हैं हमें, जो उसकी लीव्स को तोड़ सकें, उसकी लीव्स को तोड़ने के लिए। सो वर्ल्ड में टी किस किस कंट्रीज़ में ग्रो की जाती है? केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इन सब जगह पे बेस्ट क्वालिटी की टी प्रोड्यूस की जाती है। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम आते हैं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मीन्स एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट करना, एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करना, उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, दिस इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो ये जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है ये कैसे की जाती है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कैसे की जाती है, क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि एग्रीकल्चर हमारा डेवलप हो। लाइक क्रॉपिंग एरिया को हम इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा एरेबल लैंड को हम इंक्रीज कर सकते हैं। फिर जो नंबर ऑफ क्रॉप्स हम ग्रो कर रहे हैं उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स को यूज़ ना करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि प्रोडक्शन भी हमारा बढ़े और हेल्दी क्रॉप हम ग्रो करें। और इसके अलावा HYV सीड्स का हम यूज़ कर सकते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये प्रोसेसेस हैं जिन्हें हम फॉलो करके एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं। सो एग्रीकल्चर जो है वो डिफरेंट प्लेसेस हमारे वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट प्लेसेस में अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर डेवलप होता है। जैसे अगर हम बात करें अलग अलग कंट्रीज़ की, डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप्ड कंट्रीज़ मीन्स जो कंट्रीज़ ऑलरेडी डेवलप हो चुकी हैं, एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ मीन्स जो कंट्रीज़ अभी डेवलप कर रही हैं। इसके अलावा एक थर्ड टाइप भी होता है, अंडर डेवलप कंट्री। अंडर डेवलप कंट्रीज़ मतलब जो अभी डेवलप करना जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है। तो अलग अलग कंट्रीज़ में, डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे होता है ये हम दो केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। एक केस हम देखते हैं इंडिया का और एक केस हम देखते हैं USA का। USA एक डेवलप्ड कंट्री है एंड इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। सो फर्स्ट हम देखते हैं फार्म इन इंडिया। सो ये जो इंडिया में एक फार्म है इसके बारे में हम देखते हैं। एक ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये जो स्टोरी दी गई है, यूपी के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है आदिलाबाद, उसमें मुन्ना लाल एक फार्मर रहता है, उसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है। सो मुन्ना लाल का क्या है कि मुन्ना लाल के पास अपनी लैंड है 1.5 हेक्टेयर्स, विलेज में ही उसका अपना घर भी है। वो एवरी ऑल्टरनेट ईयर में HYV सीड्स परचेज करके लाता है। उसकी जो लैंड है वो फर्टाइल भी है, एवरी ईयर वो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स तो ग्रो कर ही लेता है। वो मेनली वीट और राइस ही ग्रो करता है, इसके अलावा पल्सेस भी ग्रो करता है। तो ये जो फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए वो एडवाइस लेता है अपने कुछ फ्रेंड्स से भी, और कुछ जो एग्रीकल्चरल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी भी हेल्प लेता है, उनसे एडवाइस लेता है। फिर वो प्लॉइंग के लिए क्या करता है, ट्रैक्टर रेंट पे लेके प्लो करता है अपने फील्ड को। जबकि उसके जो अदर फ्रेंड्स हैं वो ट्रेडिशनल वे से ही प्लॉइंग करते हैं, लाइक बुलक्स के थ्रू, जैसे कि फिगर 4.14 में बताया गया है।
ए फार्मर प्लॉइंग अ फील्ड, ये क्या कर रहे हैं, बुलक्स के थ्रू अपनी प्लॉइंग कर रहे हैं, जबकि मुन्ना लाल ऐसा नहीं करता है। मुन्ना लाल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू प्लॉइंग स्टार्ट करता है। उसके फील्ड के पास वाले फील्ड में ही एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, तो वो इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल भी रेंट पे ले लेता है। मुन्ना लाल के पास अपनी खुद की 2 बफेलोज भी हैं और उसके अलावा कुछ हैंस भी उसके पास हैं। तो इससे वो क्या करता है, बफेलोज से जो मिल्क होता है वो कोऑपरेटिव स्टोर पे जाके सेल करता है, बेच देता है। जो उसके आसपास के टाउन में जो भी कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं, जैसे कि ये मदर डेयरी, अमूल डेयरी, ये जो ये कोऑपरेटिव स्टोर होते हैं, यहाँ पे जाके वो अपना दूध बेच देता है। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं वो उसे फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए और एनिमल के फोडर के लिए कुछ एडवाइजेस भी देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। तो उसके जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो भी फार्मिंग एक्टिविटीज़ में मुन्ना लाल की हेल्प करते हैं। कभी कभी मुन्ना लाल क्या करता है, क्रेडिट लेता है बैंक से, यानी कि लोन लेता है ये सीड्स खरीदने के लिए और अदर एक्टिविटीज़ के लिए। जब उसके पास पैसा नहीं होता तो बैंक से लोन ले लेता है। इसके बाद वो क्या करता है, जो भी प्रोडक्शन होता है, क्रॉप हो जाती है, जो प्रोडक्शन होता है वो अपने पास वाली मंडी में जाके उसे बेच देता है। वहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि मंडी में जिसका जितना मन होता है वो अपनी मर्जी से उसी प्राइस पे क्रॉप खरीदता है, प्रोडक्शन खरीदता है। तो ये जो मुन्ना लाल है या अदर फार्मर्स हैं, मुन्ना लाल जैसे स्मॉल फार्मर्स जो हैं, उनके लिए फेवरेबल नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत कम कॉस्ट में उनसे प्रोडक्शन खरीदते हैं, जबकि इनके लिए इनकी जो मेहनत लगती है और अदर जो पैसा लगता है वो ज़्यादा लगता है क्रॉप ग्रो करने में। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ स्टेप्स भी लिए हैं इस चीज़ के लिए, जैसे कि एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट ने एक प्राइस सेट कर दिया है हर क्रॉप के लिए कि कोई भी क्रॉप इतने प्राइस से कम में नहीं खरीदी जाएगी, तो इससे फार्मर्स को बहुत हेल्प मिली है। सो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यूएसए का। यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, तो एक डेवलप्ड कंट्री में किस तरीके से एग्रीकल्चर डेवलप होता है और फार्म एक्टिविटीज़ होती हैं। सो यूएसए जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। तो यूएसए जैसी अदर डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी जो फार्म लैंड होती है वो बहुत बड़ी लैंड होती है, जैसे कि एवरेज लैंड 250 हेक्टेयर्स होती है। इसमें क्या होता है, जो मेनली क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं वो होती हैं हमारी कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट। तो इसमें एग्जांपल लिया गया है जॉय का। जॉय यूएसए में एक फार्मर है जिसके पास 300 हेक्टेयर्स की लैंड है, उसकी खुद की अपनी लैंड है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं, इतनी बड़ी लैंड होती है और इतने बड़े फार्म में जो फार्मर्स होते हैं जो वहाँ पे वर्क करते हैं वो वहीं पे ही रहते हैं, फार्म में ही रहते हैं। तो ये जो जॉय है ये क्या करता है कि अपने फील्ड में कॉर्न ग्रो करता है। कॉर्न ग्रो करने से पहले वो सॉइल और वाटर चेक करता है कि कॉर्न के लिए जितने भी एडिकेट नीड है वो सफिशिएंट है या नहीं। फिर वो कुछ पेस्ट कंट्रोल के लिए मेजर्स करता है। उसके बाद वो टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े टाइम में सॉइल सैंपल्स भेजता है सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में, जहाँ से उसे ये पता चलता है, वो ये चेक करता है कि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसकी क्रॉप के लिए सफिशिएंट हैं या नहीं। ये हेल्प करता है उसके साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम प्लान करने में। ये साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम क्या होता है, ये जो सॉइल टेस्टिंग लैब होती हैं, लैब के जो कंप्यूटर्स हैं वो सैटेलाइट से कनेक्ट होते हैं। वो सैटेलाइट क्या करती है, जॉय की लैंड की पिक्चर्स मैप करती है। इससे पता चलता है कि पूरी लैंड में कहाँ पे हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की नीड है और कहाँ पे हमें पेस्टिसाइड्स की नीड है, कहाँ पे पेस्टिसाइड्स की नीड है। तो वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन्स, मॉडर्न मशीन्स का यूज़ करते हैं। जैसे इंडिया का जब हम एग्जांपल देख रहे थे उसमें हमने प्लॉइंग मेथड देखा था, बुलक्स के थ्रू प्लॉइंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे आप फिगर 4.18 में देखो, ट्रैक्टर्स के थ्रू प्लॉइंग होती है। फिर अदर एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए अदर मशीन्स यूज़ की जाती हैं, लाइक कंबाइंड हार्वेस्टर, गेहूं काटने की मशीन होती है। फिर थ्रेशर यूज़ किया जाता है, ट्रैक्टर्स यूज़ किए जाते हैं, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स यूज़ किए जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो प्रोडक्शन होता है, जो ग्रेन हो जाती है प्रोड्यूस, उस ग्रेन को स्टोर किया जाता है ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में एंड देन मार्केट एजेंसीज में सेंड कर दिया जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो डेवलप्ड कंट्री के फार्मर्स हैं वो एक बिजनेसमैन की तरह होते हैं, और जबकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के फार्मर एक पीजेंट फार्मर की तरह होते हैं। एक फिगर देखो, फिगर 4.17,
इस फिगर में हम देखते हैं कि ये पेस्टिसाइड स्प्रे किया जा रहा है एक लैंड में। ये यूएसए की लैंड है, जॉय की लैंड है। तो वहाँ पे इतनी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती हैं कि लेबर्स की हेल्प से मैन्युअली वहाँ पे स्प्रे नहीं किया जाता है, बल्कि प्लेन्स के थ्रू, हेलीकॉप्टर्स के थ्रू वहाँ पे पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है। ओके, सो दिस इज़ द चैप्टर, सो द चैप्टर एंड्स हियर। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।